तो शुरुआत जो है वो ये है कि 72 घंटे बाद अब से रूस के प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली में होने वाले 4 सितंबर को आएंगे और 5 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। मोदी और पुतिन की इस मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर यूरोप के नेता मीटिंग की डिटेल्स को नोट करने वाले, एक एक बारीक चीजों को वो सुनने, समझने, जानने वाले। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि दुनिया में जितने भी वॉर फ्रंट खुले उनमें रूस और यूक्रेन वाला जंगी मोर्चा अब भी जारी। यूक्रेन वाली जंग कब खत्म होगी, यह सवाल बना हुआ है। शांति दूत ट्रंप ने कोशिश की और अलास्का में मीटिंग भी हुई, लेकिन पुतिन माने नहीं। अब एक्सपर्ट्स को यह लगता है कि शायद दिल्ली से कोई बड़ी खबर आ जाए। वैसे भारत और रूस के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। डिफेंस डील के साथ तेल, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको लेकर एमओयू साइन हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में भारी अस्थिरता है। उस वक्त ये दशकों पुरानी दोस्ती क्या दुनिया को नया पैगाम दे सकती है? क्या यहीं से यूक्रेन वॉर खत्म करने का मुद्दा निकल सकता है? अफगान पाकिस्तान वाला टकराव हो, उसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है? अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने की क्या कोई नई स्ट्रेटजी तैयार हो सकती है? ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम वो विषय हैं जिन पर सार्थक चर्चा हो सकती है। लेकिन मीटिंग को लेकर कुछ सवाल भी है जो पूछे जा रहे हैं। मसलन ये सवाल ये कि राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की मुलाकात पूरी दुनिया के लिए मायने क्या रखती है? भारत रूस की दोस्ती विश्व शांति के लिए क्या मायने रखती है? ये अपने आप में अहम सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर आज कचहरी की पहली पेशी हम आपको दिखाते हैं। जो अलास्का में नहीं हुआ वो दिल्ली में होगा। अमेरिका और यूरोप 4 दिसंबर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मोदी पुतिन का एक एक शब्द दुनिया ध्यान से सुनेगी। दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग, नए वर्ल्ड ऑर्डर का काउंटडाउन। 1376। ये किसी बैंक लॉकर का नंबर नहीं या फिर किसी के फोन का पासवर्ड नहीं। ये उन दिनों की गिनती है जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की चौखट पर ला खड़ा किया। बारूद अब भी बरस रहा है, मिसाइलें अब भी दागे जा रही हैं, लोग अभी भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन दर्द में है और ये दर्द ज़ेलेंस्की की जुबान पर है। Зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसका दायरा बहुत बड़ा था, जिसके निशाने पर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर था। रूस अपनी रणनीति नहीं बदल रहा। वो सर्दियों से पहले एक बार फिर यूक्रेन को बेतहाशा दर्द देना चाहता है और ये जरूरी है कि हम उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखें। हमें उनके ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराना होगा। 19 मिसाइलें हमने गिरा दी। उनके 560 ड्रोन भी हमने खत्म कर दिए, जिनमें से 300 आत्मघाती ड्रोन थे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सभी को खत्म नहीं कर पाए। Номер 1. Це завдання надзвичайно складне. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वो बार बार अमेरिका और यूरोप की तरफ देखते हैं। अमेरिका लगातार कहता है कि डील करीब है, बस होने वाली है। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया था, रूसी राष्ट्रपति को बुलाया। ऐसा लगा जैसे युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन पुतिन ने झिड़की दे दी, कहा अपनी शर्तों पर ही जंग खत्म करेंगे। दूसरी ओर मोदी, जो लगातार शांति को अहमियत देते हैं, पुतिन के सामने कह चुके हैं ये वक्त युद्ध का नहीं है। इनसे कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है।
अब सवाल यह है कि जब 4 और 5 दिसंबर को मोदी और पुतिन की दिल्ली में मुलाकात हो तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान को करारी डोज देने के लिए किन बड़े हथियारों पर मुहर लगी। क्या हथियारों की डील के अलावा रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर चर्चा होगी। क्या यूरोप की चिंताएं दिल्ली की मीटिंग में खत्म हो सकती हैं। क्या यूरोप तक जंग के विस्तार और नाटो से आर पार वाली धमकियों पर पूर्ण विराम लग सकता है। क्या अलास्का के आगे दिल्ली में युद्ध रोकने का आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकल सकता है। यूरोप को उम्मीद तो It could be a pivotal week for diplomacy. We heard yesterday that the talks in America were difficult but productive. We don't know the results yet, but I will talk to the defense minister of Ukraine and as well as foreign minister of Ukraine. यूरोप की चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि बीते कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन को हथियार देने पर चेतावनी जारी की गई। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस ने अपने सुपरसोनिक बॉम्बर विमान Tu-22M3 को उड़ाया। इस विमान पर KH-32 क्रूज मिसाइलें लगी हुई थी और बॉम्बर प्लेन को सुखोई 35 और सुखोई 27 एस्कॉर्ट कर रही थी। रूसी उड़ान के जवाब में स्वीडन ने अपने लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर कर दिया, जबकि नाटो ने इसके जवाब में हवाई जहाज उड़ा। इससे पहले रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन आर्कटिक सागर के ऊपर उड़ान भरता नजर आया। But my point was that if there's going to be a pressure on Ukraine's army that hasn't invaded anybody, then there should also be pressure on Russian army, and really the Russian army is the one that is actually a risk to everybody. And I'm not talking about European countries, but all the neighboring countries of Russia. If you look at those 19 countries that they have invaded in last 100 years, I mean, they're all at risk. इसका सीधा मतलब यह है कि पुतिन के एक्शन से यूरोप में हड़कंप और डरा हुआ, और डर इस बात का है कि जंग यूक्रेन से निकलकर उनकी चौहद्दी पर आ सकती है। हालांकि रशिया कह चुका है कि यूरोप से बैर नहीं, लेकिन अगर हमें छिड़ा हम पर जंग थोपी गई तो छोड़ेंगे। इस बीच रशिया की नाटो मुल्कों के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका और यूक्रेन जंग रोकने के लिए पीस प्लान तैयार कर रही है। पता चला है कि अमेरिका और यूक्रेन ने पीस प्लान को लेकर 4 घंटे तक माथापच्ची की। पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर सहमति बनाने पर जोर है। पुतिन चाहते हैं कि पूरा डोनबास इलाका उनके नियंत्रण में रहे, जबकि यूक्रेन 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार है। ये पीस प्लान ऐसे वक्त तैयार हो रहा है जब ट्रंप के करीबी मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका पीस डील को लेकर सीरियस है और पुतिन भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। Doesn't have much to do with us, but I'd like to see if we can save a lot of souls. A lot of people are being killed. Last month we had 27,000 people killed in that ridiculous war that should have never happened. It would have never happened if I were president. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार इसी लाइन पर बयान देते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो खून की नदियां नहीं बहती। लेकिन सवाल तो यह है कि उनके रहते हुए भी ऐसा हो रहा है। जंग अभी जारी है। हालांकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं। यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका ने रूस वॉर को भड़काया। लंबी दूरी की मिसाइल तक देने की बातें होने लगी। यूरोप लगातार कवर फायर दे रहा है, टैंक और मिसाइल से यूक्रेन को लोड कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो दोनों लीडर से मिलते हैं, यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात और युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन से भी कई बार मिल चुके हैं। मोदी यही कहते हैं, कॉमन ग्राउंड तलाश, युद्ध रोक। मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी, और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। हम न्यूट्रल नहीं थे, हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं, और हमारा पक्ष है शांति का। ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि मोदी पुतिन से बात करेंगे तो जंग का खात्मा हो सकता है। हमें भारत का साथ मिलना चाहिए था। हम अब अगली बार प्रस्ताव पेश होने से पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत हमारे पक्ष में हो। भारत जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल पुतिन को लेकर, क्या रूस समझौते की टेबल पर आएगा? क्या पुतिन पीस डील को लेकर सीरियस है, या फिर पूरा का पूरा यूक्रेन पुतिन को चाहिए?
जो भी हो, जब पुतिन दिल्ली आएंगे तो हो सकता है इस सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाए, पुतिन अपने दिल की बात कह दे और सीज फायर वाला कॉमन ग्राउंड यहीं मिल जाए। वैसे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि मोदी और पुतिन के बीच बातचीत का फोकस जो है वो हथियारों की डील पर हो सकता है, खासकर उन हथियारों पर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। और यह बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत सामने एग्जिस्ट नहीं करता और रूस हथियारों के मामले में भारत का सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी है। लेकिन सही यह भी है कि पिछले कुछ सालों में भारत की रक्षा खरीद दूसरे देशों पर भी केंद्रित रही है। 2000 के दशक की बात की जाए तो फिर पता चलता है कि भारत हथियारों के लिए काफी हद तक रूस की तरफ देखता था। कई रिपोर्ट्स आई जिन्होंने बताया कि जैसे खासतौर पर अगर आप सिप्री की रिपोर्ट की बात कीजिए कि 70% हथियार रूस से खरीदे गए। इसके बाद 2012 में आंकड़ा 87% तक गया। 2014 के बाद भारत ने दूसरे देशों के साथ भी डिफेंस डील को तवज्जो दी, इसलिए धीरे धीरे रूस पर डिपेंडेंसी जो थी वो हमारी कम होती। 2014 में 49%, 2019 में 38% और 2019 से 2023 के बीच 36% हथियार जो है वो हमने रूस से मंगाया। लेकिन तब भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार निकलकर सामने आए। इसका मतलब यह था कि भले ही भारत ने नए जमाने के साथ डिफेंस डील को एग्जीक्यूट किया हो, अब सवाल यह है कि भारत का फोकस किन डिफेंस एसेट्स पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइली सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया। इसके अलावा समुद्री ताकत को बढ़ाने पर जोर जो था वो दिया गया। कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि डिफेंस में भारत का फोकस क्या क्या है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन है, तकनीक ट्रांसफर है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलें हैं, नेवल प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी फोकस वाली चीजें हैं जो भारत ने यहां पर किया है। नेवल प्लेटफॉर्म्स को मजबूत किया है, बख्तरबंद गाड़ियां, ज्वाइंट प्रोडक्शन, तकनीक ट्रांसफर, ये हिंदुस्तान की प्राथमिकता में से रहे और इसी प्रायोरिटी को आज जो ग्राफिक जरिए हम आपको दिखा रहे हैं समझते हैं। 2020 से लेकर 2024 तक की अगर बात की जाए, 2020 में अगर आप देखेंगे रिपोर्ट 32% जो विमान थे वो हमने लिए थे यहां पर रूसी हथियार। कौन कौन से भारत ने क्या मंगाया? विमान 26% 2022 में, बख्तरबंद गाड़ियां 2020 में 22% थी। अगर आप 21 की बात करेंगे तो बढ़कर 26% हो जाती है, 26.8% आंकड़ा आता है। 2022 में आंकड़ा और बढ़ता है, 28.3% तक जाता है। 2023 में कम होता है 12% और मिसाइल की अगर बात की जाए तो 2020 में 18.7% मिसाइल थी, 2021 में ये 27% बढ़ती, यानी काफी ज्यादा कारोबार हुआ। 22 में बढ़ा, 23 में तो लगभग 48.6 यानी ऑलमोस्ट 50% जो है वो हमने हथियार यहां से मंगाए हैं। तो लगातार परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और इस बार तो हमने 65% ताकत जो है वो समुद्री सीमाओं को मजबूत करने पर लगाई। आपको याद होगा रूस में बना युद्धपोत INS तमाल इसी साल नौसेना में कमीशन हुआ है। लेकिन हथियार वाला सिस्टम जो है अपग्रेड करने के पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हमारी कचहरी की इस अगली पेशी में हम आपको सुनाते हैं। हमारे आधुनिक संसार में भारत ये सबसे आजाद देश है। तो मतलब भारत अच्छी तरह रिश्ते करवाते हैं अमेरिका से, यूरोप से और रूस से भी। तो मतलब भारत अभी एक सभी देशों के बीच में एक मीडिएटर हो सकता है, क्योंकि हमारे आधुनिक विश्व में कई मीडिएटर्स तो नहीं है, क्योंकि सभी देश साइड लेते हैं। मतलब यूरोप एक साइड पे है, अमेरिका दूसरे साइड पे है और भारत के साइड तो भी है, भारत के इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी है, लेकिन भारत में सभी देशों विश्वास रखते हैं। दरअसल 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय दोस्त व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर भारत आ रहे हैं। 2022 में जब यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी तब से ये उनका पहला दौरा है और इसकी पूरी शेड्यूल जो है वो जारी कर दी गई है। इसका मतलब पूरी दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही है। रशिया कह चुका है कि वो अच्छे प्रपोजल का इंतजार कर रहा है। ऐसे हालात में भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय पूरी दुनिया के लिए नजीर साबित होने वाला है। मॉस्को की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि पुतिन स्टेट विजिट पर यानी राजकीय यात्रा पर 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहने वाले हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच कई बड़े मुद्दों पर मीटिंग होगी। इसके साथ साथ पुतिन भारत और रूस समिट में भी शामिल होंगे। देखिए, ये मीटिंग हालांकि एक एनुअल बायलैटरल समिट होती है भारत और रशिया के बीच में, हर साल होती है काफी वर्षों से, पर इस वाली जो हो रही है ये बहुत ही अहम वक्त पर है। वक्त कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय, जबकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, पिछला डिसऑर्डर में जा रही है, नया ऑर्डर बन रहा है।
सारी जियोपॉलिटिक्स आप देखिए, यूक्रेन वॉर देखिए, ऑब्वियसली भारत पे टैरिफ्स देखिए, ट्रंप देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, चाइना का रवैया देखिए दुनिया में और हमारे साथ भी। तो ऐसे वक्त में इन दो लीडर्स की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ महीनों पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया था। अब सवाल है कि पुतिन इस दौरे पर आ रहे हैं तो यूक्रेन जंग के बैकड्रॉप में पड़ोस में फैली अनिश्चितता के बीच भारत का हथियार डिपो और कितना मजबूत हो सकता है। सवाल इसलिए क्योंकि कई डील फाइनल होने के कगार पर है। जीएफपी के स्तर पर मतलब फायर पावर इंडेक्स अभी भारत तीसरी ताकत बन गई सारे विश्व में। और ये मतलब ये है कि भारत की भूमिका हथियारों की बिक्री में और राजनीति में ये बहुत बड़ी है। और रूस का बाजार और हथियारों का बाजार तो काफी विकसित भी है। और ये दोनों देशों के बीच में तो दोस्ती भी हो रहे हैं। तो मतलब दोस्ती से कोऑपरेशन तक, अच्छे कोऑपरेशन तक एक ही कदम है। और बिल्कुल हमें पता है कि भारत काफी अच्छे रिश्ते बनाते हैं दूसरे देशों के साथ भी, क्योंकि फ्रांस से ये तेजस का प्रोजेक्ट भी हो रहा है और अमेरिका के साथ कई समझौते कॉन्ट्रैक्ट्स वो करवाए जाते हैं। और बिल्कुल अगर ज्यादा खिलाड़ी होंगे बाजार पे तो ये सारे विश्व में भी अच्छी खबर है, क्योंकि इसलिए ये बाजार डाइवर्सिफाइड होगा। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कई बड़े ऐलान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई डील पर मुहर लग सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में काफी कारगर रहा था। आपको बता दें कि रशिया के साथ ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रुकी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी और पुतिन की मीटिंग में एडवांस फाइटर जेट्स का भी ऐलान संभव है। रशिया पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने को तैयार है। ये रशिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नया विकल्प तलाश रहा है। बातचीत तो रूस के कैलिबर क्रूज मिसाइल को लेकर भी हो सकती है। इसके साथ साथ शॉर्ट रेंज पैंटेसिर एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी संभव है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को बहुत सम्मान करते हैं और हम उनकी बातें को हमेशा सुनते हैं। जैसे हम लोग जो हिंदी की पढ़ाई करते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं या भारतीय संस्कृति पढ़ाते हैं, राजनीतिक चीजों के बारे में बातें करते हैं, एक्सपर्ट के रूप में भी बोलते हैं, तो हम बिल्कुल हमेशा उनकी बातें सुनते हैं। और जयशंकर जी ने कई बार एक चीज पर जोर दिए कि भारत के इंटरेस्ट बाजार में, मतलब अंतरराष्ट्रीय वैश्विक बाजार में भारत के इंटरेस्ट ये सबसे बड़ी बात भारत सरकार के लिए, ये भारत के इंटरेस्ट है। और भारत के लोगों के लिए अगर इंटरेस्ट होगा तो मतलब ये बिक्री होगी, ये रिश्ते होंगे और मतलब पूरा प्रोसेस चलेगा। तो जैसे जयशंकर जी ने कहा अमेरिकन पार्टनर से कि हम ऐसे ही ये बिजनेस, ये व्यापार करेंगे तेल बाजार के स्तर पर, तेल मार्केट के स्तर पर, जो हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये भी मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। अभी तो तकलीफ हो रहे हैं, ये ऑब्वियस है, तो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि तकलीफ हो रहे हैं। और मैंने सुना इस दिनों में कि बिल्कुल ये बिक्री का रेट रूस और इंडिया के बीच में नीचे जाएगी। तो मतलब ये फिर भी है कि नए सॉल्यूशंस का ढूंढना पड़ेगा, नए सॉल्यूशंस का तलाश करना पड़ेगा। शायद अगर इस क्षेत्र में हमारी बिक्री नीचे जाएगी, लेकिन दूसरे क्षेत्र फिर भी खोले जाते हैं और इसलिए निगोशिएशन की जरूरत है। बात सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि ऊर्जा की भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि रूस से आयात होने वाले पेट्रोलियम पर भारत को डिस्काउंट भी मिल सकता है। वहीं भारत रूस कारोबार के लिए पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है और डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्निक ट्रांसफर के मुद्दों पर भी मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे अहम मुद्दे के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान
नई घोषणाओं का ऐलान भी हो सकता है। 1955 there was that famous song मेरा जूता है जापानी मेरी पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. So the Russians have always found a place, and even Mr. Modi also says the same thing, our Prime Minister, that if you were to ask a person on the street which is the country which you find is the friend of India, everybody will say Russia, रूसी. वैसे मोदी और पुतिन जब भी मिलते हैं दुनिया टकटकी लगाकर देखती है, खासकर ट्रंप की नजरें जरूर होती हैं, क्योंकि भारत और रूस रक्षा सौदे को लेकर एक दूसरे के काफी पुराने सहयोगी रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक अमेरिकी हथियारों को भी टेस्ट करे, उन्हें खरीदे। इस बीच भारत का स्टैंड क्लियर, दोस्ती सबसे करेंगे, हथियार मर्जी के लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, दबाव में नहीं आए, आंख में आंख डालकर बात करेंगे और डील भी करेंगे। वैसे बड़ी खबर तो नॉर्थ कोरिया से भी आई है, क्योंकि पता चला है किम जोंग उन तेजी से आधुनिक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, वो एटमी प्रोग्राम्स को तेज कर रहा है। और इसका ट्रेलर जो था वो नॉर्थ कोरिया ने एयरफोर्स डे पर दिखाया। किम के ऑर्डर पर न सिर्फ आधुनिक हथियारों की नुमाइश की गई, बल्कि नॉर्थ कोरिया में महिला पायलटों ने पहली बार आसमान में करतब दिखाया। एक और बड़ा डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिला, पहली बार किम की बेटी ने सेना के किसी प्रोग्राम में शिरकत। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में नॉर्थ कोरिया की कमान जो है वो शायद किम की बेटी संभाल ले। एक और खबर आई, किम सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए रूस से हथियारों की भी डील कर रहा है। आखिर नॉर्थ कोरिया कितनी तेजी से अपने वॉरहेड बढ़ा रहा है और क्यों नॉर्थ कोरिया की बढ़ती ताकत से अमेरिका को चिंता बढ़ी है? कचहरी में अब किम के प्लान 2030 की पेशी करवाते हैं। किम के मिशन 2030 से दुनिया में कैसी खलबली। एयरफोर्स डे पर किम ने एटमी ताकत का कैसा ट्रेलर दुनिया को दिखाया। किम ने 80 बटालियन को किस मिशन पर लगाया? क्या तानाशाह किम की बेटी किम जुए के हाथों में नॉर्थ कोरिया की कमान आने वाली है? जिस किम जोंग की सनक, जिस किम की हनक, जिसकी तानाशाह, जिस किम का एटमी गुरु दुनिया की टेंशन बढ़ाता है, उस किम की ताकत का नया ट्रेलर रिलीज हुआ। नवंबर 2025 वोनसान कालमा एयरपोर्ट, नॉर्थ कोरिया। जिस प्योंगयांग से किम जोंग उन की तानाशाही सल्तनत चलती है, उस प्योंगयांग से 210 किलोमीटर दूर वोनसान शहर का कालमा एयरपोर्ट नॉर्थ कोरिया का 80वां एयरफोर्स डे था। किम जोंग उन पहली बार अपनी बेटी किम जुए के साथ एयरफोर्स डे में शिरकत करने पहुंचे। मंच से किम ने एयर शो का आगाज किया। फाइटर जेट्स ने परवाज भरी। खास बात यह थी कि ये लड़ाकू विमान महिला पायलट उड़ा रही थी। नॉर्थ कोरिया की लेडी पायलट आसमान में करतब दिखाने लगी। किम जोंग तालियां बजाने लगे। एक एक मूवमेंट को किम मॉनिटर कर रहे थे। महिला पायलटों ने जैसे ही लैंडिंग की, किम बेटी के साथ फील्ड पर पहुंचे। महिला पायलटों से हाथ मिला, पायलटों का हौसला बढ़ाया। सैन्य ताकत में नॉर्थ कोरिया किसी से पीछे नहीं है और वो इसकी नुमाइश करने में कोई मौका छोड़ता भी नहीं है। 80वें एयरफोर्स डे पर किम ने एक बार फिर हथियारों की नुमाइश लगाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। 80वें एयरफोर्स डे पर नॉर्थ कोरिया ने अपनी बढ़ती ताकत का ट्रेलर दिखाया।
नॉर्थ कोरिया के एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स आसमान में परवाज भर रहे थे। वैसे नॉर्थ कोरिया के पास लड़ाकू विमानों की कमी नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए नई तकनीक को इंपोर्ट करना बड़ी चुनौती है। अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध किम के मुल्क पर लगा रखे हैं, इसीलिए नॉर्थ कोरिया अब रूस से सुखोई 27 और मिग 27 खरीदने की तैयारी कर रहा है। साथ ही AWNC विमान और UAV पर भी उनका फोकस बढ़ा है। सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया AN-2 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। 2025 में मिग 27 से AIM-27 और AIM-120 जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया गया था, जो साबित करता है कि नॉर्थ कोरिया तेजी से आधुनिक उपकरणों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। किम किसी भी मोर्चे पर अपनी सेना को कमजोर नहीं रहने देना चाहते, और अगर उन्हें ऐसा लगता भी है तो अपनी एटमी ताकत से इसकी भरपाई करने में कोई कसर छोड़ते भी नहीं है। खास बात यह है कि एयरफोर्स डे पर ही किम ने 2030 का प्लान भी रखा। किम जोंग उन ने ऐलान किया कि वायुसेना को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ साथ नए सामरिक सैन्य संपत्ति भी दी जाएंगी। उत्तर कोरिया की भाषा में स्ट्रेटेजिक शब्द का इस्तेमाल अक्सर परमाणु हथियारों से संबंधित प्रणालियों के लिए किया जाता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के लड़ाकू बेड़े में मिग 29, Su-25, मिग 23, मिग 21 और मिग 19 जैसे पुराने लड़ाकू विमान और समारोह में मिग 29 और Su-25 जैसे विमानों की नुमाइश की गई। लेकिन नॉर्थ कोरिया का एटमी प्रोग्राम अब भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल के दिनों में प्योंगयांग से जुड़ी कई खबरों में खुलासा हुआ कि नॉर्थ कोरिया नए रिएक्टर और यूरेनियम प्लांट के जरिए अपना एटॉमिक प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहा है। कई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 वॉरहेड्स हैं। अगर नॉर्थ कोरिया की एटमी रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो 2030 तक उसके बेड़े में वॉरहेड्स की ताकत 200 पार कर जाएगी। यानी किम का फोकस एटमी हथियारों के साथ साथ नॉर्थ कोरिया की सेना को मॉडर्न हथियारों से लैस करना भी है, जो अमेरिका समेत कई देशों के लिए बड़ा खतरा है। एक और चर्चा नॉर्थ कोरिया में चल रही है। दावा किया जा रहा है कि किम जल्द ही अपनी बेटी किम जुए को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं।